चलेगा। नमस्कार, स्वागत है सभी का। चलो आज नया टॉपिक शुरू करना है ना, तो पहले वर्तनी लिख लो। आज काफी दिन हो गए। वर्तनी, वर्तनी तो वही तो सिखा रहा है। लिखो पहला कार्यवाही, कार्यवाही, कार्यवाही। फिर लिखें अगला, लिखो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग वाला पुल्लिंग, पुल्लिंग। अगला लिखो कर्तव्य, कर्तव्य। अगला लिखेंगे अनाधिकार, अनाधिकार, अनाधिकार। अगला लिखो सन्यासी, मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल। अगला लिखेंगे सहस्त्र दीपोद्यान, सहस्त्र दीपोद्यान। देखो मत, सहस्त्र दीपोद्यान। अगला लिखेंगे मातृछाया, मातृछाया। अगला लिखो श्मश्रु, 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 श्मश्रु। अगला लिखो ससुर, ससुर। कितने हो गए? 10 हो गए। चलो बताएं पहला कार्यवाही। कार्यवाही। अगला पुल्लिंग। पा पे भी अनुस्वार लगा दो और ला पे भी लगाओ। यदि बाई चांस पेपर में ऐसा नहीं मिलता है तो फिर ऐसा सही मान लिया जाएगा। हाँ, तो ये भी ठीक हो जाएगा, लेकिन कोशिश इसकी करो बनाने की, लिखने की। पुल्लिंग, पुल्लिंग। कर्तव्य, ये तो खैर सही हो गया होगा। ये भी गलत है। कर्तव्य आधा था है, वही का तो अनाधिकार। इसको सही लिखा जाएगा अनधिकार। अन नकारात्मक सेंस देगा, अनधिकार। अनाधिकार नहीं बोलेंगे, अनधिकारी बोलेंगे। सन्यासी, सन्यासी। अगला बताइए मंत्री मंडल, मंत्रिमंडल। हाँ, मंडल, मंडल पढ़ेंगे। डा, ढा नहीं है, डा, डा। वो उसका उच्चारण थोड़ा भारी हो जाता है। ढा, जैसे पेड़, पेड़, पेड़। वो डा में उच्चारण होगा, डा में। मंडल, सहस्र दीपोद्यान। इसको आप दा को ऐसे करके या में जोड़ के भी लिख सकते हो, विद्यालय लिखते ना, उसी तरीके से। अगला बताओ मातृछाया, मातृछाया।
अगला बताओ, श्मश्रु। श्मश्रु का अर्थ पता नहीं होगा वैसे, श्मश्रु, श्मश्रु, श्मश्रु छोटी मात्रा लगेगी क्या? श्मश्रु बड़ी लगेगी, ठीक है। श्मश्रु अर्थ लिख लो कोष्टक में, मूछ। श्मश्रु का अर्थ होता है मूछ ना, ससुर। वो अपने हिसाब का ठीक है, मत ये वर्तनी के हिसाब से सही नहीं है, ये वर्तनी के हिसाब से सही नहीं है, अपने रोजमर्रा के लिए ठीक है। स्वसुर हो गया 10। चलिए, ग्रैंडफादर, वो फादर इन लॉ, फादर इन लॉ। चलो बस कर, हाँ हाँ बस कर, बस कर, चलेगा। देखो आज नया टॉपिक शुरू करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा हर एग्जाम के हिसाब से, जिसका नाम क्या है? संधि है। सुनते हैं जरा, संधि। भाषा, हिंदी भाषा का विकास पढ़ लिया है हमने, वर्णमाला पूरी पढ़ ली है, और संधि, ठीक है। एक आध दिन में आपको दोनों का एक पेपर डाल देंगे, तो आराम से घर पे ईमानदारी से बैठ के सॉल्व करना, ठीक है। फिर अपन उन पर एक दिन चर्चा कर लेंगे। सुनिएगा संधि क्या है। तो संधि की सबसे पहले परिभाषा समझ लेते हैं कि संधि की क्या परिभाषा बनेगी। तो इसकी पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। तो एक सरल परिभाषा तो ये है कि वर्णों का मेल, वर्णों का मेल क्या कहलाता है? संधि कहलाता है, ठीक है। या ऐसा कहें कि जो भी आपके पास शब्द है या हमारे पास वर्ण है, ठीक है, इनके उच्चारण के समय, इनके उच्चारण के समय जो समान ध्वनियाँ होती हैं, जो समान ध्वनियाँ होती हैं या जो समान ध्वनि हैं उनका मेल, समान ध्वनि का मेल क्या क्या बन जाता है? संधि बन जाती है। जैसे उदाहरण समझ लो, फिर आगे की बात करते हैं। जैसे आपने लिखा विद्या प्लस आलय, अब देखना ये आ है और ये आ है, तो ये दोनों वर्ण हैं, इन दोनों का वर्णों का क्या करेंगे? मेल करेंगे, ठीक है, संधि बन जाएगी। और नहीं तो ये दोनों समान ध्वनियां हैं, इन समान ध्वनियों का क्या होगा? मेल होगा। तो आप जरा समझिएगा कि संधि क्या है। तो आप संधि को कहते हैं जोड़, संधि को इंग्लिश में कहते हैं जॉइंट, ठीक है। संधि को आप कह देंगे क्या? जुड़ना या मिलना। क्या मिलेंगे? वर्णों का मिलना क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। संधि का संधि विच्छेद क्या होता है? तो बताएंगे सम प्लस धी। संधि का विच्छेद क्या होता है? सम प्लस धी, ठीक है। अब देखो परिभाषा याद रखेंगे, दो वर्णों का मेल, उस मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, ये विकार मतलब परिवर्तन, जो विकार उत्पन्न होता है वही विकार क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। दोनों पद मतलब एक पद ये है या दोनों शब्द, एक शब्द ये है एक शब्द ये, इनके जो वर्ण हैं इन वर्णों का मेल होगा। इन वर्णों के मेल से अब एक नया शब्द बनेगा। यहाँ पे विद्या है, यहाँ पे आलय है, और इन दोनों के मेल से नया तीसरा शब्द बनता है, तो ये कहलाता है विकार या परिवर्तन। तो दो वर्णों का मेल या दो वर्णों के मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि का पूरा नाम होता है संधि विच्छेद। पढ़ा होगा संधि विच्छेद, ऐसे ही पढ़ते हैं समास विग्रह। क्या पढ़ते हैं? समास विग्रह और संधि विच्छेद। तो अब एक बात समझना, ये माना ये संधि विच्छेद माने अलग अलग करना, ठीक है। इनको जोड़ के लिख दिया संधि, माने क्या हो गया? दोनों जुड़ गए, मिल गए। दो राजा महाराजा या दो लोग आपस में लड़ गए, उनके बीच में आपने कंप्रोमाइज करवा दिया, संधि होगी। दोनों मिल गए, दोस्त बन गए, तो ये अभी अलग अलग हैं, इनको हम जोड़ देंगे तो संधि हो जाएगी। लेकिन अब याद रखने वाली जो बात है वो ये है कि संधि जो है, संधि किस प्रकार के शब्दों में बन सकती है। तो अपन बताएंगे संधि हमेशा तत्सम शब्दों में बनती है। संधि हमेशा तत्सम शब्दों में बनती है, तत्सम शब्दों में बनती है। अब बात ये आती है कि संधि तत्सम शब्दों में कैसे बनती है। ये तत्सम शब्द कौन है? तो आप बताएंगे संस्कृत भाषा के शब्द। संस्कृत के शब्द को हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। संस्कृत भाषा के जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं।
और जो हिंदी भाषा के शब्द होते हैं, जो हिंदी भाषा के शब्द होते हैं उनको कहते हैं, हिंदी भाषा के शब्दों को हम लोग तद्भव, क्या कहते हैं, तद्भव। तो कभी आपसे तत्सम पूछे मतलब संस्कृत के शब्द बता दो, और तद्भव पूछे तो हिंदी के शब्द बता दो, तो आप तत्सम से क्या याद रखेंगे, संस्कृत भाषा के शब्द। अब कभी पूछे संधि हमेशा कौन से शब्दों में बनती है, तत्सम में या तद्भव में, तो क्या बताओगे, तत्सम में बनती, माने हिंदी में या हिंदी शब्दों में संधि नहीं बन सकती। कारण क्या होता है, संस्कृत में यानी कि इसमें तत्सम में क्यों संधि बनती है, तो इसके पीछे का कारण यह है, तत्सम शब्दों की प्रकृति, तत्सम शब्दों की प्रकृति, तत्सम शब्दों की प्रकृति माने नेचर, तत्सम शब्दों की प्रकृति संयोगात्मक होती है। संयोगात्मक क्या है अभी बता देंगे। तत्सम शब्दों की प्रकृति संयोगात्मक होती है। अब संयोगात्मक का अर्थ समझ लो जरा, एक शब्द लिख रहा है, जरा इसको ध्यान से समझना और पढ़ना। हाँ, एक शब्द लिखा जैसे ये आपके पास एक शब्द लिखा है, पढ़ो जरा क्या लिखा है। आराम से पढ़ो, धीरे धीरे करके, और पढ़ो एक बार। अब नहीं हो पाएगा। भावव्य, यही कारण है कि हमने संस्कृत को हटा दिया, मतलब दूर कर दिया, हटाया तो खैर नहीं, हम संस्कृत का प्रयोग हमने कम कर दिया है। अब संस्कृत का प्रयोग कम करने के पीछे का कारण यही है कि हमें सब उन शब्दों के बोलने में, उच्चारण में बीच में 2-3 बार सांस ले जाएं और तब भी पता चले गलत बोल रहे हैं, इतनी मेहनत करें और तब भी पता चला कि गलत बोल रहे हैं। ये शब्द आपका मान लो कि इतना बड़ा शब्द लिखा है, तो मान लो कि ये संस्कृत में लिखा, ठीक है। अब इसके हम लोग क्या करें, ऐसे टुकड़े करें या ऐसे खंड करें कि ये हमारे लिए सार्थक बन जाए। कैसा बन जाए, सार्थक बन जाए। तो इसके खंड कैसे करेंगे, तो आप यहां पे लिखोगे, इसको ऐसे तरह से तोड़ दें कि सार्थक बना रहे, तो विभाव, प्लस का साइन बना लेते हैं, ये है विभाव, और यहां से आपने इसको अलग किया तो बन गया अनुभाव, और यहां से आपने अनुभाव, यहां से ये अलग किया तो ये बन जाएगा व्यभिचारी, यहां से हमने अलग किया तो बन गया व्यभिचारी, और यहां से अलग करोगे तो ये लिखाइए संयोग। अब बताओ, अब पढ़ लोगे कि नहीं पढ़ पाओगे इसको? अब तो पढ़ लेंगे, अब तो पढ़ लेंगे। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोग, अब क्या दिक्कत है? अब मतलब ये है कि अपने पास अभी ये एक पूरा शब्द था, इस पूरे एक शब्द से हमने 3 नए या 4 नए अलग अलग शब्द बना दिए। मतलब ये इसको तोड़ दिया, इसके हमने टुकड़े कर दिए, इसका विच्छेद कर दिया। विच्छेद करने पर यदि आपके पास में कोई शब्द बने और सार्थक बने तो समझिएगा कि संधि विच्छेद बिल्कुल सही हुआ है। संधि विच्छेद की यही इंपॉर्टेंट बात रहेगी कि दोनों खंड सार्थक होने चाहिए, दोनों खंड के अर्थ निकलने चाहिए। यदि दोनों खंड के अर्थ निकल रहे हैं तो बिल्कुल हमारी सारी बातें एकदम सही हैं। अब ये संस्कृत का शब्द था। अब समझना संयोगात्मक का अर्थ क्या होता है। संयोगात्मक का अर्थ होता है कि जिसके खंड करें, खंड करने पर अर्थपूर्ण, खंड करने पर शब्द अर्थपूर्ण बना रहे, शब्द जो है अर्थपूर्ण बना रहे, तो ऐसे नेचर को, ऐसी प्रकृति को क्या कहते हैं? संयोगात्मक कहते हैं। मतलब उसका अर्थ ना विघटित हो, अर्थ ना टूटे, बेशक उसके खंड कर हम तोड़ दें। हाँ, ये हो सकता है कि उसका कुछ अलग अर्थ निकले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अर्थ निकलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है किसके साथ में? हिंदी के साथ में। हिंदी के साथ में ऐसा क्यों नहीं होता है? कारण क्या है? तो हिंदी के साथ में इसलिए नहीं होता क्योंकि हिंदी की जो हिंदी भाषा माने तद्भव शब्द। अब जो तद्भव शब्द होते हैं, तद्भव शब्दों की प्रकृति कैसी होती है? तो इसका विपरीत कर देंगे। इनकी प्रकृति, इनका नेचर होता है वियोगात्मक। इनका नेचर होता है कैसा? वियोगात्मक। माने ये एक बार टूट गए तो फिर नहीं जुड़ सकते,
माने कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। एक बार चीज जैसे कांच है या कुछ और चीज है, भाई टूटेगी तो पैसे बर्बाद ही है, फिर कुछ उसका हल निकलेगा ही नहीं। तो आप जरा समझो कि तद्भव में क्या होता है। तद्भव में आपने किसी शब्द के इस तरह से खंड कर दिए तो ना तो अब ये वाला शब्द सार्थक बनेगा, ठीक है, और ना ही ये वाला बनेगा। अब हो सकता है कि दोनों में से कोई एक बन जाए, सार्थक हो सकता है ऐसा कभी कभी कि दोनों में से एक बन जाए, लेकिन संधि में तो दोनों खंड सार्थक होने चाहिए, ठीक है, तब जाकर के बात बनती है। तो याद रखिएगा कि आपकी जो भी संधियां होती हैं, संधि हमेशा तत्सम शब्दों में बनेगी या बनती हैं। संधि हमेशा तत्सम शब्दों में बनती हैं, तत्सम शब्दों में बनती हैं। तो संधि कहां नहीं बनेगी, तो अपना आंसर हो जाएगा संधि नहीं बनेगी तद्भव में। हमेशा और हमेशा कहां पे बनती है, संस्कृत या तत्सम शब्दों में ही संधि बनेगी। जैसे अब उदाहरण लिखा आपने, लिखा जैसे एक उदाहरण ये लिखा संयोग, ठीक है। अब इसको हमें विच्छेद करना है तो कैसे करेंगे, तो आप बताएंगे अनुस्वार है मां में तोड़ देंगे और यहां पे योग लिख देंगे, ये बन गया संयोग, ठीक है। लेकिन अब एक बात समझिएगा कि एक चीज और आती है यहां पे, एक तो छोटा सा टर्म याद रखेंगे संधि और एक टर्म याद रखेंगे संयोग, एक याद रखेंगे संयोग। ये क्या है, संधि और संयोग क्या है जरा समझ लो। संधि में हमेशा और हमेशा नियमों का पालन किया जाएगा, संधि में हमेशा नियमों का पालन किया जाएगा, नियमों का पालन होता है तभी संधि बन पाएगी, ठीक है। जैसे एक उदाहरण लिख दें समझने के लिए, जैसा एक उदाहरण लिखा सरल सा लिख देते हैं। आपने लिखा जैसे 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 अपन ने लिख दिया छात्रावास, क्या लिखा, उदाहरण लिखा एक छात्रावास। जब इसका विच्छेद किया जाएगा तो विच्छेद बन जाएगा छात्र प्लस आवास, क्या बन जाएगा, छात्र प्लस आवास। आपने एक उदाहरण लिखा, यहां पे उदाहरण लिखा अपन ने पद्धति। अब यदि हमें नियम नहीं पता है तो गड़बड़ वाली बात होगी। पद्धति का विच्छेद जो बनेगा वो बनेगा इसका पत प्लस हति। अब हमें नियम नहीं पता तो साहब ये मानिएगा ये अपना आंसर 100% क्या 1000% गलत करके आएंगे, तुक्का भी नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। पत प्लस हति इसका क्या बनेगा, विच्छेद। अब बताओ कोई ना कोई नियम ही तो होगा, तब ये आपका दा ता में बदल गया, धा हा में बदल गया। तो नियम क्या है आगे बात करेंगे। तो संधि में हमेशा नियम लागू होते हैं, ये बात याद रखिएगा। लेकिन संयोग ही तो है, संयोग का मतलब क्या होता है, अचानक, एकाएक। भाई आप कहीं किसी के दूसरे अपने दोस्त के यहाँ या किसी के यहाँ गए, शादी में गए या किसी कार्यक्रम में गए, वहां पे आपको अपने कोई पुराना दोस्त मिल गया, अपन कहे यार क्या बेहतर संयोग रहा, आपसे मुलाकात हो गई। तो संयोग मतलब क्या होता है, अचानक से कोई वैसे ही काम हो जाए फ्री फोकट में बिना नियम के। अच्छा अब आप दोनों तीनों जो आते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए, तो अब जैसे मान लो कि आप जब भी मिले तो आपका ये कुछ संयोग है क्या, मैं आपकी मुलाकात और मेरी मुलाकात रोज होती है, ये संयोग है क्या, ये तो नियम बना दिया, रोज आना ही है, 4 से 5 क्लास है, ठीक है। और अब संयोग क्या होता है, संयोग ये है कि अचानक फूलबाग पे खड़े थे, आप खड़े थे हम मिल गए, या हम खड़े थे आप मिल गए, वो संयोग होता है, ठीक है, ये संयोग कहलाता है। तो अब कैसे संयोग बनेगा शब्दों में, तो आपने लिखा जैसे परीक्षा प्लस बोध। अब इसको जोड़ के क्या बनाओगे, ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो इसमें कुछ नियम लग रहा है, नहीं लग रहा ना, अपने आप बन गया काम, कोई नियम ही नहीं लगा, परीक्षा बोध। तो ये संयोग है। कई कई बार क्या होता है, कई शब्द ऐसे होते हैं जो बिना नियम से अनायास ऐसे ही अपने आप फिट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे आप यहां पे लिख दो जैसे युग प्लस बोध। अब ये क्या होगा, बस प्लस का या धन का चिन्ह हटेगा और पूरी की पूरी बात वैसे ही कंप्लीट हो जाएगी, और ये बन गया अपने लिए क्या, युगबोध। तो यहां पे कोई नियम नहीं लगा, ये कहलाता है संयोग। तो कई जगह ऐसा भी होता है कि संधि और संयोग में से कभी कभी पूछ लेता है बताओ कि ये संधि है या संयोग है। तो संधि में हमेशा नियम होते हैं, संधि के भेद होते हैं, संधि के नियम है, सारी चीजें, लेकिन इनका कुछ नहीं, ये तो अनायास जुड़ते हैं, अनायास मिलते हैं और मिलकर के इस प्रकार से बना देते हैं कोई ना कोई शब्द, ठीक है। अब यहां से हम लोग बात करते हैं संधि में, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो संधि संयोग की बात समझ में आ गई, ठीक है। अब यहां से अब अगली बात देखो कि हमने ये देखा कि संधि आपकी हमेशा कौन से शब्दों में बनती है,
तो आप बताएंगे संस्कृत के शब्दों में। आप तत्सम भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आप याद रखो संधि हमेशा तत्सम शब्द अर्थात संस्कृत के शब्दों में बनती है। संधि नहीं होती या नहीं बनती तो बताएंगे हिंदी में। हिंदी में माने तद्भाव में। क्यों नहीं होती, कारण बता दूं। कारण यह है कि उसकी वियोगात्मक प्रकृति है। जैसे कहां गया, ये लिखा, इसकी वियोगात्मक प्रकृति। जैसे एक उदाहरण से समझ लो। कैसे, आपने एक शब्द लिखा, आपके पास लिखा आया, ऐसा लिखा कहीं पे विद्यालय। अब कोई कह रहा है कि इसमें क्या संधि विच्छेद हो सकता है, बताओ। हो जाएगा तो करके बताओ। यदि विच्छेद हो रहा है तो करके बताओ ना। अरे इतना क्या सोचना, कक्षा 3 की बात है, विद्या प्लस आलय, बस बात खत्म। अब इसमें बताओ विच्छेद हुआ क्या नहीं हुआ, पहले ये बताओ, सही हुआ या गलत हुआ। दोनों खंड का अर्थ समझ में आता है, विद्या का और आलय का, ठीक है। अब जरा देखो, अब ये कह रहा है कोई, जरा विद्या का संधि विच्छेद कर देना, करके दिखाओ। अब कोई कह रहा है जरा आलय का अर्थ, वो आलय का जरा विच्छेद कर देना, अब ये करके दिखाओ। नहीं कर पाएंगे, होगा ही नहीं। क्या करोगे बताओ, विद प्लस या बी प्लस दया, गड़बड़ हो जाएगी ना। तो अब ये बता रहे हैं कि आपकी हिंदी में यही कंडीशन बनती है कि हिंदी के शब्दों में क्या नहीं हो सकता, संधि विच्छेद नहीं हो सकता। लेकिन वर्तमान में तमाम विद्वानों ने कुछ नियम बना लिए हैं, नियम नहीं कहेंगे, उनको जुगाड़ कहते हैं, कि उन्होंने भी हिंदी में तमाम ऐसे शब्द ढूंढ लिए हैं, या अपने सुविधा के हिसाब से हिंदी में भी वो क्या कर लेते हैं, संधि बना लेते हैं। तो उनको भी आगे पढ़ेंगे। लेकिन मूल रूप से याद रखो, अपनी हिंदी में संधि कभी नहीं होती। लेकिन अब आगे चल के देखेंगे कि साहब कुछ शब्द ऐसे भी हैं जहां पे हिंदी में संधि हो सकती है, ठीक है। तो आप तो हमेशा याद रखो कि अपने यहां जो संधि बनने वाली है वो कौन से शब्दों में बनेगी, वो बनेगी आपके संस्कृत अर्थात तत्सम शब्दों में बनती। क्यों, इनकी प्रकृति, इनका नेचर कैसा होता है, तो बताएंगे संयोगात्मक होता है। कैसा नेचर होता है इनका, संयोगात्मक होता है। ये बात याद रखो। अब यहां से आगे चलो, हमसे पूछेगा संधि के भेद या संधि के प्रकार, हमसे पूछेगा संधि के भेद या आपसे पूछेगा संधि के प्रकार कितने होते हैं, तो अपना आंसर हो जाएगा संधि के प्रकार होते हैं 3। संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो आंसर कर देंगे संधि के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो नाम लिखेंगे 1 2 3 के, कौन कौन से होते हैं। पहला आप बताएंगे स्वर संधि, पहला हम बताएंगे स्वर संधि, और फिर बताएंगे आप इसमें व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, और फिर बताएंगे आप इसमें विसर्ग संधि, फिर बताएंगे विसर्ग संधि। तो पहली बात तो एक ये समझ लीजिएगा कि आपके पास में संधि के कितने भेद या प्रकार होते हैं, 3। और बात यह है कि सब संधि की परिभाषा जब शुरू किए तो आपको एक बात बताई थी, संधि जो है वो वर्णों का मेल है। क्या बताया था, संधि क्या है, वर्णों का मेल है। मतलब यदि इसको ऐसे भी लिख दें तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, यदि इसको ऐसे भी लिख दें तो भी कोई समस्या वाली कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमको ऐसे करके आप समझ जाओगे ये क्या हो रही है, संधि हो रही। 2 वर्ण आपस में जुड़ते हैं या मिलते हैं, वो क्या बन जाती है, संधि बन जाती है। इतनी बात याद रखी। अब जरा समझो, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं बताओ। आपसे यही एक और प्रश्न कोई पूछ ले, बताओ वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो बता दोगे। हाल अपन पढ़ चुके हैं ना, वर्ण के प्रकार बताओ। अरे इतनी देर में तो पृथ्वी पलट जाती पूरी। 52 वर्ण होते हैं, प्रकार पूछ रहे हैं। हाँ, स्वर और व्यंजन होते हैं। अच्छा चलो ठीक है, आपने जैसा बताया 99% सही बताया, ठीक है। आप तो पहले यही याद रखेंगे, वर्ण अपने पास 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। लेकिन अब आधुनिक समय में एक तीसरे प्रकार का वर्ण भी माना जाता है, जिसको आप क्या कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। तो आपको क्या बात याद रखनी है, हमें ये बात याद रखनी है कि हमको ये बात याद रखनी है कि अपने पास जो व्यंजन है वो जो वर्ण के प्रकार हैं वो 2, स्वर और व्यंजन, और तीसरा प्रकार माना जाता है कौन सा, अयोगवाह। अब कहने का मतलब क्या है, वर्ण वर्ण का मेल संधि कहलाता है। तो अब वर्ण होते हैं 2 प्रकार के, स्वर व्यंजन और अयोगवाह। अयोगवाह में 2 चीजें पढ़े हो, एक अंग और एक आहा, पढ़े हैं, ठीक है। इसको छोड़ देना, इसको क्या कहते हैं, इस चिन्ह को, यही तो कहते हैं।
तो पहला प्रकार संधि का स्वर, दूसरा प्रकार संधि का व्यंजन और संधि का तीसरा प्रकार। समझ में आ गई बात? ये वर्ण में से ही संधि के क्या बन गए? प्रकार बन गए। पहला वर्ण कौन सा होता है? स्वर, तो स्वर संधि। वर्ण का दूसरा प्रकार कौन सा होता है? व्यंजन। अब वर्ण का अंग का प्रयोग हम करते हैं व्यंजन में, नियम बताएंगे कैसे करते हैं। अब इसका प्रयोग कहां होगा? तो इसके लिए अलग से पूरी संधि बना दी, विसर्ग संधि। क्योंकि आपको पता होगा ऐसे चिन्ह का प्रयोग ज्यादातर संस्कृत के शब्दों में होता है, विसर्ग का प्रयोग हमेशा संस्कृत के शब्दों में होता है। तो अब जरा समझिएगा, अयोगवाह को आप क्या कहेंगे? विसर्ग। अयोगवाह में जो अह है जिसका हम नाम विसर्ग कहते हैं, तो आपने देखा संधि के नाम कैसे कैसे रखेंगे वो बता दिया। अब देखो अगला प्रश्न क्या पूछेगा, अगले प्रश्न के लिए तैयार हो जाओ। जैसे तो आप यहां से बताएंगे स्वर संधि के, आपसे फिर से एक प्रश्न पूछेगा, इसके उपभेद बताओ क्या होते हैं या नहीं होते। तो आपसे पूछेगा कि इनके क्या उपभेद होते हैं स्वर संधि के। हालांकि इनकी सबकी परिभाषा देखेंगे अभी। इनके उपभेद होते हैं क्या? तो आप बताएंगे बिल्कुल होते हैं, कोई दोहराए वाली बात नहीं है। इनके उपभेद होते हैं 5, थोड़े बहुत नहीं है, सब टाइप्स। ठीक है। संधि के कितने भेद हैं? 3। कौन कौन से? स्वर, व्यंजन, विसर्ग। वो तो वर्ण से याद रखो। ठीक है। संधि के कितने भेद? 3, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। अब हमसे पूछेगा बताइएगा कि स्वर संधि के क्या भेद होते हैं। तो बताएंगे स्वर संधि के 5 उपभेद होते हैं। अब पांचों के नाम अभी बताएंगे। फिर पूछेगा क्या व्यंजन संधि के भी भेद होते हैं, तो मना कर दो, इतनी कठिन हिंदी नहीं है कि सबके उपभेद होंगे तो काकुल पड़ा जाएगा। ठीक है। फिर पूछेगा विसर्ग के उपभेद होते? तो नहीं होते, लेकिन इनके अलग अलग नियम होते हैं। इनके उपभेद नहीं होते, लेकिन इनके हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? इन संधियों को समझने के लिए, इन संधियों को जानने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? नियम पढ़ने पड़ेंगे, तब इनको समझ पाएंगे। हालांकि बिना नियम के तो ये भी नहीं समझ पाएंगे। हालांकि बिना नियम के तो ये भी कहानी समझ में नहीं आएगी, नियम तो सब में पढ़ने हैं। तो आपसे पूछेगा संधि के भेद बताओ 3। अब पूछेगा कौन कौन से, तो आपने नाम बता दिए। फिर पूछेगा बताओ स्वर संधि के कितने उपभेद? 5। व्यंजन के होते नहीं है, विसर्ग के है नहीं, माने एक ही के याद रखना है। तो अब आ जाओ स्वर संधि पे। अब देखो स्वर संधि की बात करते हैं, तो इसमें क्या बात याद रखने वाले हो? देखो वर्णमाला पढ़ी है, मैंने कल भी कहा था वर्णमाला पढ़ के आना, क्योंकि वर्णमाला पढ़ के नहीं आओगे तो संधि क्लियर नहीं होंगी, सीधी सीधी बात है। और आज नहीं पढ़ पाए तो आज जाके पढ़ लेना, मौका है। ठीक है। अब देखो हम लोग बात कर रहे हैं स्वर संधि के भेद के बारे में, इसके प्रकार के बारे में बात कर रहे हैं। भेद, प्रकार कुछ भी कह लो। ठीक है। कितने बताए हैं? 5। कितने प्रकार है? 5। अब देखना ध्यान से बोर्ड की तरफ, आपके पास में जो पहला वर्ण जो आता है संधि में, वो हम पढ़े थे जैसे स्वर के भेद, मूल स्वर पढ़ाया था। ध्यान करो, मूल स्वर कितने होते हैं? हाँ, एक ही आदमी पढ़ रहा है। आ ई उ 3 होते हैं, री भी शामिल है, लेकिन री को गिनते नहीं है। आ ई उ री। ठीक है। अपन 3 याद रखो, आ ई उ 3 मूल स्वर कहलाते हैं। लेकिन मूल स्वर छोटे हैं, छोटा, छोटी और छोटा उ क्या है? मूल स्वर। लेकिन अब संधि में बात करेंगे तो इसका पहला जो प्रकार बनेगा वो पहला प्रकार बनता है जिसका नाम है दीर्घ स्वर। इनका नाम क्या है? दीर्घ स्वर। कौन सा संधि? दीर्घ स्वर संधि। अब जरा समझिएगा, ध्यान करो दीर्घ स्वर कहां पढ़ाए थे, ध्यान करो दीर्घ स्वर कहां पढ़ाए थे और कैसे पढ़ाए थे। पहले ये बताओ दीर्घ स्वर होते कौन कौन से हैं? हाँ हाँ, क्या आवाज आता निकलेंगी? ये हवा के चक्कर में पड़ा, वैसे आंधी इतनी आ रही है। अरे दीर्घ स्वर होते हैं जैसे मूल स्वर आपने बताया आ ई उ, ऐसे इनको दीर्घ कर दो, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, दीर्घ बन गए। ठीक है। अब देखो दीर्घ स्वर होते हैं आपके कौन कौन से? आप बताओगे बड़ा आ, ठीक है, फिर आप बताएंगे बड़ी ई, फिर आप बताएंगे बड़ा उ। ये क्या है? दीर्घ स्वर। इनकी मात्रा लगा के देखें, बड़े आ की मात्रा ऐसे तो लगती है, ठीक है, और बड़ी ई की मात्रा ऐसे करके लगती है, और बड़े ऊ की मात्रा ऐसे लगेगी। अब जरा देखो, अब जरा इसको देखो, जरा समझो कि ये बड़ा आ कैसे बना था। तो आप बताओगे छोटा आ और बड़ा आ। एक सामान्य स्थिति बता रहे, फिर और बताएंगे। ये तो सरल तरीका है। छोटा आ बड़ा आ के मेल से ये बन सकता है, वो छोटा आ के मेल से ये बन सकता है कि नहीं? बन जाएगा। ठीक है। अब देखो ये कैसे बने फिर भाई साहब? ये बने छोटी ई और छोटी ई, इनके मेल से बने।
और आपने फिर बड़ा ऊ कैसे बनाया, तो आप बता देंगे ये और ये इनके मेल से क्या बने, ये बना। अब लेकिन यहां पे एक कंडीशन समझना, ये तो एक सरल तरीका, ये बच्चों वाला सीन बता दिया मैंने आपको। कौन सा? बच्चों वाला, जो छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं एलकेजी यूकेजी में, वो वाली चीज है। लेकिन अब यहां पे हम एक बात कौन सी और याद रखेंगे कि छोटा आ या बड़ा आ, प्लस का साइन लगाओ, छोटा आ या बड़ा आ, जब ये आपस में जुड़ेंगे या मिलेंगे तो ये हमेशा और हमेशा क्या बनाएंगे, बड़ा आ बनाएंगे। ये बात अभी समझ में शायद नहीं आई होगी, मत आन दो, अभी समझा देंगे। इसी का एक दूसरा टाइप याद रखो कि छोटी ई या बड़ी ई के बाद में फिर से छोटी ई या बड़ी ई, ठीक है, आती है तो क्या बन जाती है, तो बताएंगे बड़ी ई बनती है। ऐसे ही इनके साथ में याद रख लो, छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद में छोटा ऊ आए या बड़ा ऊ आए तो इनके मेल से क्या बनता है, तो अपना आंसर होगा इनके मेल से बनेगा अपना बड़ा ऊ। क्या बनता है? बड़ा ऊ बनता है। अब जरा एक बात ध्यान से सुनो, एक बात ध्यान से सुने, जैसे इसको इसके साथ जोड़ दो तो क्या बनाएगा, बोर्ड पे देखना, छोटे आ के साथ छोटा आ जुड़ा तो आपको पता ही है बड़ा आ बनेगा ही बनेगा। यदि छोटे आ को आप किसके साथ जोड़ते हैं, बड़े आ के साथ, तो भी क्या बनेगा। चलो और सरल कर देते हैं, और सरल कर देते हैं, यहां पे लिख देते हैं ये है अपने पास छोटा आ और ये है छोटा आ, मिलकर के क्या बनाएगा, बड़ा आ। आपके तरफ लेफ्ट में और राइट में हमने दोनों स्वरों की स्थिति बदली और छोटा आ बड़ा आ कर दिया। जरा समझो, यहां पे छोटा आ है, यहां पे बड़ा आ है, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, बड़ा आ। ठीक है, अगली तरफ आपके पास लेफ्ट में बड़ा आ है, राइट में छोटा आ है, मिलकर के क्या बनेगा, बड़ा आ। अब दोनों तरफ बड़े आ हैं, अब दोनों तरफ बड़े आ आते हैं तो ये मत सोचना कि बहुत बड़ा आ बना देंगे, 4-5 डंडा लगा देंगे, ठीक है, ऐसा मत कर देना। तो ये भी क्या बनेगा, बनेगा बड़ा ही आ। तो ये जो कंडीशन लिखी है वही बात तो यहां पे लिखी, बस शॉर्ट में लिख दिया। अब ये सब चीज समझ में आ गई, मतलब इनको अब नहीं लिखें इस तरीके से, समझ में आ रही होगी ये, है ना, चलेगा। अब देखो ये मात्राओं से हम कैसे पहचानेंगे, अब इनकी परिभाषा सुनो कैसे बनाएंगे। आप बताओगे कि जब आपके समान या असमान स्वर, समान या असमान, यहां से देखो, समान स्वर समान है कि नहीं, ये समान स्वर है कि नहीं है, दोनों एक जैसे हैं। समान या असमान स्वर, ये असमान हो गए, छोटे और बड़े की स्थिति बन गई। समान या असमान स्वरों के मेल से जब स्वर आपका मिलकर के दीर्घ हो जाता है तो संधि कौन सी बन जाती है, दीर्घ स्वर संधि बन जाती है। ठीक है, अब एक उदाहरण से समझो तो बिल्कुल सारी चीजें यहीं पे क्लियर हो जाएंगी। जैसे एक उदाहरण लिखा आपने, पहले आ का उदाहरण लिख दो, आपने लिखा जैसे पहले विद्यालय लिख दो, चलो नहीं पहले छोटे आ का लिख देते, अपन लिखते हैं क्या, अपन ने लिखा जैसे 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 रामाश्रय लिख दे, रामाज्ञा लिख देते, चलो रामाज्ञा। अब ये देखो कि इसको पहले पहचानो या पहले विच्छेद करके देखते फिर पहचानेंगे। अब इसका विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, विच्छेद करेंगे तो आप बताओगे राम प्लस आज्ञा, मतलब एक सरल बात जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो पहले वहीं से सरल से शुरू करेंगे, राम प्लस आज्ञा। इसका और वर्ण विच्छेद एक बार कर देते हैं, आपके पास रा है प्लस इसमें बड़ा आ जुड़ा है प्लस मां है और मां में बड़ा आ जुड़ा है, फिर आपके पास ज्ञा बड़ा है, इसको हमने एक साथ लिख दिया। ठीक है, अभी पता चल जाएगा क्यों ये सब क्यों किया। अब बताओ कि यहां पे देखेंगे कुछ गलत कर दिया, हाँ नहीं कोई एक गलती कर दी है, हाँ यहां से इसको थोड़ा सा हटाना पड़ेगा। देखो ये है राम, अब ये मां के साथ यहां पे आ आएगा, बड़ा आ आएगा। ठीक है, अब यहां पे क्या है, ये बड़ा आ आज्ञा वाला, और अब आ जाएगा आपका ज्ञा। अब जरा सुनो, अब देखो पहले तो इसको जरा समझते हैं, ये और ये वाली बात एक ही है, समझते चलना बोर्ड पे, और ये वाली बात एक ही है। ठीक है, और हाँ ये आ अपन ने यहां पे 2 बार लिखा है, बताएंगे क्यों लिखा है, और इसको अपन ने क्या किया है, इसको अपन ने यहां पे अलग लिखा है। ठीक है, अब पहले इसको हम ऐसा कर लो कि इसको पहले ऐसे लिखो, इसको कहां से तोड़ दो, राम से तोड़ो, यहां से ये बड़े आ की मात्रा लगी, यहां से तोड़ो, तो यहां से तोड़ेंगे तो राम,
ठीक है, और माँ के साथ में लगा है छोटा आ, ये वाला माँ को अलग कर लेते हैं, यहां से समझो। इस वाले माँ के साथ में क्या है, छोटा आ है, क्योंकि हर व्यंजन के साथ में आपका स्वर छिपा रहता है, प्लस का साइन लगाया। ठीक है, अब आप देखेंगे यहां पे लगा हुआ है बड़ा आ, ठीक है, आपने बड़ा आ यहां पे ऐसा का ऐसा ही लिखा, क्यों, क्योंकि हम आज्ञा लिख देंगे तो अर्थ निकलता है सही, यदि हमने आज्ञा लिख दिया तो सही अर्थ नहीं निकलेगा, इसलिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, बड़ा आ। बड़े आ से क्या बनना है, शब्द सार्थक बनना है। हम लिखने को तो छोटा आ भी लिख सकते थे, क्यों, क्योंकि देखो आ और आ के मेल से बड़ा आ बनेगा ही आपका, लेकिन अब ये देखना है कि सार्थक कहां पे बन रहा है। ठीक है, तो अब जरा इसको ढंग से अब यहां पे समझते हैं। आपने लिखा है राम, तो राम रा लिखा बड़ा, और मां को आपने तोड़ दिया, मां को तोड़ा तो आ अलग हो गया, और अब आपके पास में यहां पे क्या बच रहा है, तो अब यहां पे आपके पास बचेगा क्या, सीधा अब अपने पास बचेगा राम प्लस आज्ञा, हाँ मां के साथ बचा, अब बड़ा आ बचा अपना। ठीक है, ये मात्रा लगी हुई है यहां पे है, ठीक है, वहीं पे आएगा, सही था, और ये और यहां पे लगा दो गया। अब क्या है, ये वाली कंडीशन आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जरा देखो, ये छोटा आ और ये बड़ा आ मिलकर के क्या बनाएंगे, बड़ा आ, और बड़े आ की मात्रा का प्रयोग कैसे करते हैं, इस तरीके से। तो अब देखेंगे यहां पे हम बड़े आ की मात्रा लगाएंगे तो ये छोटा आ और बड़ा आ मिलकर के ये क्या बन जाएगा, ये वाला साइन बनाएगा, ये वाला साइन बनाएगा, तो राम, और अब यहां से उठा लेंगे क्या, बड़ा मात्रा लगा दी और क्या उठ जाएगा, ज्ञा, तो ये बन जाता है रामाज्ञा। अब देखो 2-3 उदाहरण एक साथ समझ लें, बिल्कुल सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी एक एक वर्ड विच्छेद के साथ में। पहला शब्द लिखा आपने यहां पे विद्यार्थी, 2-3 उदाहरण लिख लेते हैं। फिर लिखा आपने यहां पे, फिर लिखा यहां पे निशांत, फिर लिखा आपने यहां पे शिवालय, शिवालय, और फिर लिखा आपने यहां पे विद्यार्थी निशांत शिवालय, और अब लिख दिया आपने यहां पे, चलो एक अपन इसका उदाहरण ले लेते हैं, ई का उदाहरण ले लेते हैं। फिर लिखा ई का कपीस लिख दिया। ठीक है, अब देखो पहले तो समझो इनको पहचानने का तरीका, फिर हम बात करेंगे विच्छेद की। पहचानने का तरीका आपके पास ये है, पहचानने का तरीका अपने पास यहां पे क्या है, तो जरा समझिएगा। अपने पास पहचानने का तरीका यहां पे ये रहेगा कि जब भी किसी शब्द में बड़ा आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा मिल जाए तो वहां पे संधि हमेशा हमेशा दीर्घ स्वर संधि होती है। फिर सुनो, जिस भी शब्द में बड़ा आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा मिल जाए, जो अपन ने यहाँ पे घेर लिए हैं, कवर कर लिए हैं, तो ऐसे मात्रा जहां जहां होती हैं वो कहलाती हैं दीर्घ स्वर संधि। अब जरा समझना, दीर्घ स्वर संधि कहलाती हैं, तो इनमें से जरा देखना कहीं ये मिल रहा है क्या, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ कहीं मिल रहा है, तो आप बताएंगे यहाँ पे कहां मिल रहा है, बताओ जरा। यहाँ पे मिल रहा है अपने को या के बाद, ठीक है, और यहाँ पे दूसरे में निशांत में शा के बाद मिल रहा है, और शिवालय में वा के बाद मिल रहा है, और कपीस में क्या मिल रहा है, बड़ी ई की मात्रा मिल रही है। अच्छा, ये आपकी पहचान है, ये क्या है, संधि पहचानने का एक तरीका है। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, माना कि आपको आपका एग्जाम सेंटर कहां पहुंचा देते हैं, आपका एग्जाम सेंटर, आपने कोई ऐसा फॉर्म भरा, ठीक है, साउथ इंडिया में आपका एग्जाम सेंटर पहुंच गया, और वहां पे अपन नहीं जानते बेंगलुरु में अपने कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन पता चला कोई अपन ने पहचान करके एक आदमी वहां पे जान पहचान का मिल गया, उसने कहा आ जाओ आपको वहां तक पहुंचवा देंगे। तो अब पहचान हम क्यों ढूंढते हैं, जिससे हमारा काम आसानी से हो जाए, सरलता से हो जाए, भटकना नहीं पड़ेगा। तो अब देखो ये आपकी पहचान है, तो यहां से आप आसानी से विच्छेद कर पाओगे, वहीं से तोड़ दो। तोड़ते ऐसे हैं कि आपके दोनों खंड कैसे हो जाएं, सार्थक बन जाएं। तो अब बताना, विद्या प्लस अर्थी ठीक रहेगा, या फिर विद्या प्लस आर्थी ठीक रहेगा, ऐसे ऑप्शन आएंगे आपके पास में। विद्या प्लस आर्थी ठीक रहेगा, या फिर आपके पास विद्या प्लस अर्थी ठीक रहेगा, या फिर अपने को ऐसा लगे कि विद्या प्लस आर्थी ठीक रहेगा। अब बताओ कि अपने को क्या सही लग रहा है, कि भाई क्या सही होना चाहिए, क्या गलत होना चाहिए, क्या विद्या प्लस आर्थी। अब बताओ कौन सा ठीक लग रहा है हमें अपने दृष्टिकोण से। थर्ड वाला हमको सही लग रहा है, थर्ड वाला बोले तो
थर्ड वाला मतलब विद्या प्लस अर्थी। चलो देखते हैं, आप बताओ कौन सा ठीक लग रहा है। दूसरा लग रहा है, दूसरा लिखा है विद्या प्लस आरती। ठीक है, कौन सा सही लग रहा है, कौन सा सही लग रहा है? अब देखो अपन क्या कह रहे हैं कि दोनों खंड हमारे कैसे होने चाहिए, सार्थक होने चाहिए। अब एक बात बताओ, इसका अर्थ जानते हो कि नहीं जानते हैं? हाँ या ना बताओ, जानते हैं? विद्या का मतलब नाम भी हो सकता है, विद्या का मतलब ज्ञान के संदर्भ में भी हो सकता है। मतलब ये विद्या और ये विद्या दोनों एक जैसे लिखें? अलग है तो तो ये दोनों कैसे लिखें? दोनों एक जैसे लिखें, विद्या विद्या, मतलब दोनों बातें सही हैं। अच्छा, विद्या का अर्थ जानते हैं? विद्या, विद्या हमें सुना सुना नहीं लग रहा, तो विद्या का कोई अर्थ होता ही नहीं है। मतलब ये तो दोनों वैसे ही गलत हो गए। पहले गलत करना सीखो, सही तो बाद में सीख लेंगे। जब गलत, क्योंकि गलत गलत करके अपने आप सही सीख जाते हैं। और आपने जैसे दो गलत कर दी, अब उलझेंगे भी तो दो में तो उलझेंगे, चार में तो नहीं उलझेंगे कम से कम। तो अब देखो कि अर्थी का क्या अर्थ होता है और आर्थी का क्या अर्थ होता है। अब एक बात समझना, हिंदी व्याकरण में आर्थी का विशेष अर्थ हो सकता है, लेकिन इस विद्या के संदर्भ में सही अर्थ नहीं निकलेगा। अब यहां पे अर्थी, अब अर्थी के दो शब्द, एक तो ऐसे अर्थी लिखी जाती है और एक ऐसे अर्थी लिखी जाती है। तो अब जरा इनके समझो अर्थ क्या क्या होते हैं। तो आप यहां पे अर्थ बताएंगे कि इस अर्थी का मतलब क्या होता है और इस अर्थी का मतलब क्या होता है। अब ये अर्थी का अर्थ होता है अभ्यास, अभ्यास करने वाला, अभ्यास करने वाला या कहो प्रयास करने वाला। उसके लिए आपको प्रयोग करना हो तो क्या करोगे? तो कोई नहीं, आंधी है। ठीक है, तो आप क्या प्रयोग करेंगे? अर्थी माने अभ्यास करने वाला या अभ्यस्त भी कह सकते हैं। ठीक है, अभ्यस्त या प्रयास करने वाला। अर्थी पूरा बोलेंगे, अर्थी नहीं, तुम्हारी अर्थी उसकी अर्थी निकल गई। अर्थी माने होता है, हिंदी में बताएं तो ठठरी। सुना है, आग लगे ठठरी बंधे नाश मिटे, ऐसे करके बोलते हैं। हाँ, ठठरी मतलब मृत्यु सैया के लिए तैयार है और अंतिम संस्कार के लिए ले जाने के लिए बांस की लकड़ी, बांस के ऊपर इनको बढ़िया लिटा के रखा है, उसको कह रहे हैं ठठरी, जहां पे अंतिम संस्कार होगा। ठीक है, तो अर्थी समझ गए। ठठरी किसको कहते हैं? जो अंतिम संस्कार की व्यवस्था। अर्थी का मतलब क्या होता है? अभ्यास करने वाला, प्रयास करने वाला। तो आप बताओ इनमें से आर्थी ठीक रहेगा या अर्थी ठीक रहेगा? तो जो व्यक्ति विद्या प्राप्त के लिए क्या करता हो, अभ्यास करता है, उसको कहते हैं विद्यार्थी। विद्यार्थी कौन है? जो विद्या प्राप्ति के लिए, विद्या अध्ययन के लिए सतत प्रयास करता है, वह कहलाता है विद्यार्थी। ठीक है, अगला देखो, ये तो अपने आप फिर तीनों गलत हो गए। समझ में आ गई बात के नहीं? पहला सही है, विद्या प्लस अर्थी। अब देखो निशांत, अब निशा, निस लिखें या निशा लिखें, कौन सा शब्द सही लगेगा? अब अंत लिखें या आंत लिखें? अब बताओ आपके हिसाब से कौन सा सही लग रहा है? आंत गलत है, तो अब देखो बस यही तो सीखना है, हमें गलत करना सीखना है, हटा दो। अब यहां पे बताओ निस सही है कि निशा सही है? अब अपने को लग रहा है कि निस तो वैसे ही कुछ नहीं, निशा ही लगा दो, तुक्का कम से कम। ठीक है, अब निशा पर्याय है रात्रि का, अंत माने अंत माने खत्म। जब रात्रि खत्म हो जाती है तब भाई साहब आते हैं सहनसा, मतलब निशांत। ठीक है, निशा पर्याय किसका है? रात्रि का। अंत माने क्या होता है? समाप्त या खत्म। तो इसका क्या विच्छेद बनेगा? निशा प्लस अंत बन गया। अगला देखो शिवालय, अब क्या लिखोगे? शिव लिखो, शिव लिखो, या मन करे तो शिवा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे छोटा आ बड़ा आ बन जाएगा, ये कल बताएंगे कैसे बनता है। ठीक है, प्लस का साइन लगाया। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? या तो लय कर सकते हैं या हम आलय कर सकते हैं। ठीक है, या हम अलय कर सकते हैं, डिपेंड करता है हमारी विवेक बुद्धि पर, हमको क्या ठीक लग रहा है। अब आप बताओ आपको क्या ठीक लग रहा है? शिव प्लस आलय, बताओ 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 क्या सही है? शिव प्लस आलय सही है या शिवा प्लस लय सही है या शिव प्लस लय सही है या शिवा प्लस आलय सही है या शिवा प्लस अलय सही है? अब देखो, अब यहां पे क्या है? शिव पर्याय है शंकर का, शिवा भी पर्याय है, लेकिन शिवा का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि शिवा थोड़ा सा अलग तरह के सेंस में प्रयोग करेंगे। शिव प्लस आलय, आलय का मतलब होता है स्थान,
जहां पे शिव मिले या जहां पे शिव हैं उनका स्थान, शंकर जी का स्थान, उसको कहा जाता है शिवालय। ठीक है, जैसे विद्यालय आगे बताएंगे, विद्या प्राप्ति का स्थान विद्यालय। आलय का मतलब क्या होता है, जिसके लिए आप क्या कर रहे हो, बैठ के वहां पे कोई चीज प्रयास करें, वो है आलय। प्रतीक्षालय, तो बैठ के क्या कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, ऐसा स्थान जहां पे बैठ के क्या किया जाए, इंतजार, प्रतीक्षालय। शिव प्लस आलय, तो शिव प्लस आलय, आलय मतलब स्थान जहां पे बैठ के क्या कर रहे हैं, आप शिव हैं तो शिव के लिए आलय, आपके बैठने का इंतजार का जगह है तो आप उसको प्रतीक्षालय कह लो। कपीस, इसको कैसे करेंगे, इसका विच्छेद क्या होगा, कपि होगा या कपि होगा। अब इस होगा या ईस होगा, छोटी ई की मात्रा और बड़ा वाला ईस। चलो ठीक है, देखते हैं भाई, बताओ सही है या गलत है। तो देखो कपि और कपि, कपि का पर्याय है कौन, कपि किसका पर्यायवाची, कपि बंदर का पर्याय है, हाँ कपि वानर का पर्याय है, और कपि किसी का पर्याय नहीं है। कप कपि तो ठंड में आती है, तो ये तो वैसे ही गलत कर दिया। इसका कोई अर्थ नहीं है। ईश पर्याय होता है स्वामी या मालिक का, ईश्वर कहते हैं, ईश्वर मतलब स्वामी या मालिक। तो कपि ईश, कपियों के माने वानरों के जो स्वामी हैं उनको कहा गया है कपीस। ठीक है, तो अब देखो अपने को इस तरह से पहले तो पहचानना है और फिर विच्छेद करना है। तो कल आपको इस फॉर्मेट के तहत सारी चीजें समझाई जाएंगी कि दीर्घ स्वर कैसे पहचानेंगे, गुण पे कैसे पहचानेंगे, वृद्धि अयादि ये सब कैसे, यड़ किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो ये कल से बड़ी अच्छी क्लास शुरू होगी। ठीक है, बाद बाकी चर्चा करेंगे शेष कल। तब तक नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।